चलिए आज का जो टॉपिक है वो GS 2 का साइंस टेक का पोर्शन का क्वेश्चन है। ये जलवायु परिवर्तन, उसके क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, और वर्तमान में यह बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। कोरोना के बाद से ही आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर विशेष सरकार की नज़र है और बहुत सारे यहाँ पे संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाए भी गए हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, उस पर काम भी किया जा रहा है। तो इन सब संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे अच्छे से कि अगर किसी टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ जलवायु परिवर्तन से पूछे जाए तो उसका हम लोग आंसर अच्छे से लिख पाएँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि जलवायु परिवर्तन है क्या या कहते किसको हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, तो भूमिका में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन है क्या। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को सैद्धांतिक रूप से जलवायु परिवर्तन की संज्ञा दी है। यानी जो आपका पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वही क्या है, आपका जलवायु परिवर्तन है। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस से। तो ग्रीन हाउस गैस कैसे बन रहा है, तो कार्बन जो हम लोग यहाँ से उत्सर्जित करते हैं वायुमंडल में, जैसे मीथेन गैस हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका पृथ्वी का वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जो सनलाइट आपके पृथ्वी पे आएगा वो रिटर्न होकर फिर वायुमंडल में नहीं जा पाता, ठीक है, या बाहर पृथ्वी के जो वायुमंडल है उससे बाहर निकल नहीं पाता है, और ये आसपास ही गैस के चेम्बर के रूप में बना रहता है और वही आपका क्या करता है कि टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको हमने बताया कि ग्लेशियर का क्या होगा कि जो बर्फ जमा हुआ है ग्लेशियर पर वो पिघलना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि फिर आपका सुनामी तूफान आना शुरू, समुद्री जल का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि तरह तरह के कारक, या वर्षा हुआ तो खूब हुआ, सूखा हुआ तो सूखा ही हो रहा है, वर्षा ही नहीं होगा। तो जलवायु परिवर्तन में ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिएगा बिजली का ठनका ठनक रहा है बहुत ज़्यादा, आप पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का ही कारक है, ठीक है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है। अब क्या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो ठंडे मुल्क में ग्रीन हाउस प्रभाव से सब्जियां उपजाई जाती है, क्योंकि सब्जी जो होता है उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठंड मुल्क में क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर उतना मिलता नहीं है, तो वहाँ के लोग सब्जी उपजाने के लिए एक चैम्बर बनाते हैं जिसमें कि जो सनलाइट आता है, जो भी आता है वो फिर रिटर्न होकर बाहर निकल नहीं पाता, जिस कारण से वहाँ पे गर्मी में सब्जी हो जाता है। तो उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और वैसा ही इफेक्ट पृथ्वी पे भी बन जाता है, किस कारण से, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या जो क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में जो ओजोन है, ठीक है, उसका क्षय हो जाएगा, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये सब से क्या हो जाएगा कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आने से क्या होगा कि आपका टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाएगा और वही सभी तरह की समस्याओं का जड़ हो जाएगा। अब देखिए यह वर्तमान समय का सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। आज संपूर्ण विश्व के पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, चाहे हो राजनेता हो, नीति निर्धारक हो, जलवायु परिवर्तन से चिंतित है। क्योंकि आने वाले समय में जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सुनामी या तूफान, समुद्री तूफान, या बारिश का खूब होना, एकाएक बारिश ऐसा होना कि पूरा जलमग्न हो जाना, या बारिश बिल्कुल नहीं होना, या ठनके का ठनकना, बहुत ज़्यादा बादलों का फटना, तो ये सब समस्या देखने को जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का ही कारक है। गर्मियों में आप देखिएगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत जगह आगजनी हो जाती है, जंगलों में आग लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लग गया। इंग्लैंड जो कि ठंड मुल्क है, वहाँ पे अभी इस बार जो है, जो सब ठंड मुल्क था वहाँ जो है वनाग्नि देखने को मिला, जंगलों में आग लग जा रहा है टेम्परेचर के कारण। तो जो यानी जो मरुस्थल था वहाँ पे वर्षा होने लगा है, और जहाँ वर्षा हो रहा था वहाँ वर्षा नहीं हो रहा है। यानी ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन का ही एक कह सकते हैं रूप है, ठीक है। अब देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई, तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन जो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कब बढ़ेगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक, देखिए कार्बन सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्रों से ही निकलता, उद्योग धंधों से।
जब वहाँ पे उद्योग स्थापित होता है तो उसमें कोयला जलता है, विद्युत तैयार होता है बिजली से या जो भी हो, या प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है और उसी कारण से आपका बहुत ज़्यादा क्या होगा कि टेम्परेचर यानी वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, मीथेन की प्रचुरता बढ़ेगी और फिर वो समस्या लाता है। देखिए, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों, कल कारखानों और परिवहन के साधनों में जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध उपयोग, अभी हम लोग जितना भी गाड़ी घोड़ा परिवहन है सब में अभी पेट्रोल डीजल से चलता है, तो वह धुआं जो निकलता है वो हमारे वायुमंडल में क्या करता है, सल्फर, नाइट्रस और आपका कार्बन, ये तीनों निकलता है उससे और वो तीनों वायुमंडल में मिलता है। आप सोच सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर या पूरे इंडिया में ही कितने वाहन होंगे या डेली कितना मतलब उससे धुआं निकलता होगा, आप सोच सकते हैं। होने से ग्रीन हाउस गैस तथा कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि से कई गंभीर पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न हो गए, जैसे सूखा, बाढ़, सूखा भी आना, बाढ़ भी आना, तूफान भी आना, चक्रवात भी आना, वर्षा का असमान वितरण, ये सब किसका कारण है, जलवायु परिवर्तन का। तापमान बढ़ने से क्या होगा, ग्लेशियर पर जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर टूट टूट के गिर रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिससे सुनामी भी आती है और आपका जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और तटवर्ती क्षेत्रों और टापुओं द्वीपों जो द्वीपीय देश है वो जलमग्न होने की आशंका है। बहुत सारे देश अब अपनी जो भी बीच बीच में टापू वाला देश है वो सब अपनी कैपिटल भी बदल रहा है राजधानी पे, क्योंकि बहुत सारे देश का तो राजधानी भी डूबने लगा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं बहुत सारे, तो वो लोग जो वहाँ का जो स्थल है वो सब समुद्र में डूबने लगा है। तो अगर जल का स्तर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है जितने भी टापू आप देख रहे हैं, लक्षद्वीप हो, चाहे मालदीव हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में 1949 से अब तक 15 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है। सोचने वाली बात है कि 15 सेंटीमीटर वो ऊपर बढ़ चुका है, यानी जल की मात्रा उसमें बढ़ चुकी है। कृषि चक्र में बदलाव होने के साथ साथ फसलों की उत्पादकता भी घटने लगी है। अब जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि चक्र प्रभावित होगा। अब मान के चलिए वर्षा खूब पड़ने लगा, जिस सीजन वर्षा नहीं होना उसमें पड़ गया, तो वो क्या होगा, फसल को ही नष्ट करेगा, या सूखा आ जाएगा, या तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, तो क्या करेगा, फसल को नष्ट करेगा। तो खाद्य सुरक्षा की समस्या आ जाएगी, खाद्य भोज्य पदार्थ की समस्या आ जाएगी। तापमान वृद्धि से क्या होगा, कोलेरा ये बीमारी है, इबोला, बर्ड फ्लू, प्लेग, ठीक है, और टीबी जैसी बीमारियां का प्रसार जो होगा, बीमारियों का प्रसार अति तीव्रता से होता है। तो गर्मी के महीने में या टेम्परेचर जब ज़्यादा आएगा तो उसमें क्या होता है कि पानी वेपराइज होता है, पानी का क्या होगा, जो गंदगी है, कचरा है, वो सब भी वेपराइज होता है ना। और जब वेपराइज होगा, वाष्पीकरण होगा, तो वो आपके आसपास रहेगा। जैसे मान के चले हमारा घर है और उसके आगे में नाला गुजरा है, जब गर्मी के महीना में जब वाष्पीकरण होगा तो नाला का जो जीवाणु विषाणु जो भी है वो वाष्पीकरण के सारे वो उड़ेगा, वायुमंडल में उड़ेगा ना। तो उससे क्या होगा, जो अगर हम सांस लेंगे तो उससे हमारे अंदर बीमारियां फैलेगी। तो ये सब से भी तरह तरह की बीमारियां, इबोला, बर्ड फ्लू, प्लेग, ये सब, और ये सब आप देखिएगा खास करके अफ्रीका देशों में ज़्यादा होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा। इबोला नाम सुनते होंगे, इबोला वायरस, तो अफ्रीकी देश में ये सब ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और गंदगी में भी वो लोग ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के कारक को आप बांटेंगे तो सबसे पहला कारण तो जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारण ही है। ठीक है, जैसे क्या होता है प्राकृतिक कारण में, जैसे सौर तूफान हो गया, सूर्य में ज़्यादा टेम्परेचर आ जाना, ये भी कारक है। तो प्राकृतिक कारण में देखिए यहाँ क्या लिखा है, मिलेकोविच दोलन सिद्धांत, इसके अनुसार पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों, अक्षीय झुकाव में परिवर्तन होने पर पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्य के ताप की मात्रा में कमी या वृद्धि होने से जलवायु में परिवर्तन होता है। आप लोग सुने होंगे पृथ्वी पर एक युग हिमयुग था, ठीक है, तो पूरा पृथ्वी पे बर्फ ही ढका हुआ। तो ऐसा तब संभव है जब पृथ्वी का धुरी क्या हो, झुक जाए, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी सूर्य का टेम्परेचर कम मिले उसको, या ऐसे घूम जाए कि बहुत ज़्यादा मिले। तो इस स्थिति में भी जलवायु परिवर्तन देखने को मिल सकता है, गर्मी बढ़ सकती है या गर्मी एकदम घट सकती है। ठीक है, उसके बाद सूर्य के काले धब्बों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
होने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफान अधिक आते हैं, जबकि उनकी संख्या घटने से जलवायु शुष्क और उष्ण हो जाता है। तो ये सब तो प्राकृतिक कारण नहीं, आप इसको ठीक नहीं कर सकते। वायुमंडल के गैसीय संघटक में बदलाव, अनेक प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन आदि की मात्रा निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जैसे अगर मान के चलिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गैस निकलता है, जलवाष्प निकलता है। एक समय कहा जाता है कि पृथ्वी पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो पूरा पृथ्वी में कोहरा छा गया था, और जिस कारण से जो है पूरा जो भी टेम्परेचर पृथ्वी को नहीं मिल रहा था उससे हिमयुग आ गया था। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो पूरा वायुमंडल में क्या हुआ कि इतना धुआं छा गया, कोहरा कुहासा, कि सनलाइट पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता था। आप देखते होंगे ठंड के मौसम में कुहासा जब रहता है तो आपको सनलाइट मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाता है, ठंडा पड़ने लगता है बहुत ज़्यादा। तो यह स्थिति हुआ था, तो इससे भी जलवायु परिवर्तन हो। तो ये सब आपका प्राकृतिक कारण है। वायुमंडल के गैसीय, चलिए हो गया। जलवाष्प की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है, इस कारण से गैसीय संघटक में बदलाव जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। ज्वालामुखी का प्रभाव, ज्वालामुखी से निकले पदार्थ गैसों के प्रभाव से पृथ्वी पर आने वाले सूर्यताप की मात्रा कम हो जाती है। जब वायुमंडल में वो धुआं छा जाएगा ज्वालामुखी वाला गैस, तो वो टेम्परेचर को आने नहीं देगा। उसके बाद औसत तापमान में गिरावट आ जाती है ज्वालामुखी के कारण। अब मानव संबंधी कारक क्या है, मानव जन्य कारक में आप देखते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग, हम लोग बहुत ज़्यादा पेट्रोल, कोयला, डीजल ये सब का उपयोग कर रहे हैं, और जब वो जलता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, मीथेन गैस की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बाद दूसरा है कि हम लोग वनों की तेजी से कटाई कर रहे हैं। तो वन क्या होता है कि आपका कार्बन को ऑब्जर्व करता है। वन क्या होता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना। तो वन की संख्या घटेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस से फिर जलवायु परिवर्तन होगा। तो वनों की तेजी से विनाश भी मानव क्या किया, अपनी उपयोगिता के लिए वन को काटना शुरू किया, घर बनाने लगा उस जगह पे, या उसको काट काट के अपना जो भी घरेलू सामग्री बनाने लगा वन को, तो ये इससे होगा। उसके बाद कृषि की पद्धति, जैसे धान की जलमग्न फसल की जुताई करने पर अगर खेत जलमग्न है उसी समय जुताई कीजिएगा तो उससे भी क्या होता है कि उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ पे मीथेन गैस निकलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि धान के खेत में कौन सा गैस निकलता है, ठीक है, तो मीथेन गैस का वहाँ पे उत्सर्जन होता है। उसके बाद औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, तो ये तो है ही, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शहर में रहिएगा तो शहरीकरण कैसे होगा, आप जंगलों को काटिएगा तभी वहाँ शहर बसाइएगा ना। तो वो जब आप शहर बसाइएगा तो पेड़ पौधे काटिएगा, वहाँ पे वायुमंडल क्या होगा, प्रदूषण कीजिएगा, औद्योगिकीकरण कीजिएगा, और उससे क्या होगा, आपका जलवायु परिवर्तन होगा। तो मानव जन्य कारण में ये सब लिखिएगा। अब प्रभाव में क्या लिखिएगा कि सबसे ज़्यादा तो मानव पे ही प्रभाव पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। गर्मी संबंधित बीमारियां जैसे आपको बताई है, कोलेरा, इबोला, हाँ, बर्ड फ्लू, प्लेग, टीबी, ये सब फैलेगा। उसके बाद कुपोषण के साथ संक्रामक रोग भी बढ़ेगा, मलेरिया, डेंगू की भी समस्या आएगी, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे क्या होगा, मलेरिया और डेंगू मच्छर आएगा, कचरा आप जहाँ कीजिएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग की मृत्यु प्रतिवर्ष डेंगू या मलेरिया से होता है आपके देश में, आप सोच लीजिए। और ये किसका कारक है, जलवायु परिवर्तन का ही कारक है। लू लग जाना, लू भी आता है गर्मी महीना में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, गर्म हवा को ही लू कहते हैं भारत में। बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ में भी गांव का गांव साफ हो जाता है। आंधी आ गई तो उसमें भी आप देखिएगा बहुत सारे लोग मर जाते हैं या घर उजड़ जाता है। तो ये सब संबंधी मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद पेड़ पौधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आप मान के चलिए सबका एक सीजन होता है, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। गेहूं का पौधा है, अगर मान के चलिए अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो आपका बढ़िया से उसमें कली होगा ही नहीं, मतलब उसका जो फल उतना पुष्ट नहीं होता है, दाना पुष्ट नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि ठंड पड़ना गेहूं के पौधे के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो या तो समय से पहले ही उसमें फूल आ जाएगा। कई बार इस बार देख रहे थे कि आम का मंजर बहुत पहले आ गया था, ठीक है, फरवरी मार्च में ही आम का मंजर देखने को मिलने लगा। तो आपका देखिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि जब सीजन, अभी देखिए अभी दिसंबर आ गया,
पहले क्या था कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती थी, हम लोग को याद है आज से 10-15 साल पहले दिसंबर महीना का मतलब कड़ाके की ठंड, दिसंबर से 15 जनवरी। अब क्या होता है कि 15 जनवरी के बाद ठंडा शुरू होता है और फरवरी मार्च तक चला जाता है। गौर किए अभी तक, अभी दिसंबर आने वाला है लेकिन अभी तक आपको ऐसा ठंडा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो डिले जा रहा है, मतलब वो लेट हो रहा है, मतलब वो मौसम परिवर्तन हो गया। ठीक है, जब वर्षा होना है वर्षा नहीं होगा, ठंड के ऋतु में खूब बारिश होने लगता है। तो ये सब है। आम के वृक्षों पर दिसंबर जनवरी में ही बौर आ गए लेकिन उसमें रोग लग गया जिससे फसल खराब हो गई, मतलब आम नहीं हुआ। यानी दिसंबर जनवरी में ही उसमें क्या हो गया कि वो क्या बोलते मंजर आ गया, जो कि आना चाहिए था फरवरी मार्च में। ठीक है, समय से पहले आ गया मौसम के कारण, लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि वो फलेगा नहीं। सेब में सनबर्न होने के साथ साथ उसमें दरारें पड़ने लगी। अंगूर, नींबू, तरबूज समान अवधि से 15 दिन पहले ही तैयार हो गए। ये सब टेम्परेचर के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी आने लगी। गेहूं का फसल पर बुरा असर पड़ा। कपास की उपज कम हो गई है। आलू के फसल में विषाणु रोगों का प्रसार हो गया है। तो इस प्रकार से फसल चक्र या फसलों, पेड़ पौधों को भी वो प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन। उसके बाद जल चक्र पे क्या प्रभावित करेगा? तापमान में वृद्धि से क्या होगा, कुछ जगह सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कहीं खूब अतिवृष्टि या बाढ़ की समस्या आ जाएगी। मिट्टी की भौतिक दशा में परिवर्तन हो जाएगा। जैव रासायनिक संघटक खराब हो जाएंगे, ऊसर और बंजर हो जाएगी मिट्टी। तो ये सब प्रभाव जल चक्र पर पड़ता है। जल चक्र मतलब जैसे समुद्र से वेपराइज होना, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, तो वो प्रभावित हो जाता है। उसके बाद ग्लेशियर एवं समुद्रों पे प्रभाव, तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। ग्लेशियर पे क्या होगा, ग्लेशियर 100 से 1000 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। यानी जो पहले 1 गुना पिघलता था अब 100 गुना या उससे भी ज़्यादा 1000 गुना तक पिघल रहा है। पहले 1 लीटर पिघलता होगा, तभी 1000 लीटर पिघल रहा है, जिससे तेजी से बढ़ रहे ग्लेशियर प्रवाह क्षेत्र घाटियां और महाद्वीपीय समतल पर बड़ी मात्रा में अवसाद जमा कर देते हैं। इसका प्रभाव मछली पालन, वन परियोजनाओं, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता पर पड़ने की संभावना है। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि सदी के अंत तक 40 सेंटीमीटर तक जल स्तर बढ़ जाएगा। अभी 15 सेंटीमीटर ही बढ़ा है, लेकिन यह जो 2000 वाला जो 3000 आते आते कितना बढ़ जाएगा, हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन तब तक मुश्किल की समस्या, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएगी। नहीं, हम लोग का आयु कब तक, अभी मान के चलिए अभी कितना चल रहा है 2022, तो बहुत तो मान के चलो खूब अच्छा जियोगे तो 60-70 साल, 70 साल मान के चलो एवरेज। ठीक है, तब भी वह सदी पार नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी होगी वह समस्या को देख सकती है। ठीक है, जिससे समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन के लिए क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अभी हो गया, अभी बहुत ज़्यादा जो है, आप देखिएगा जो समुद्री जो बीच में टापू वाला देश है, ठीक है, तो वो सब अब खाली हो रहा है, लोग वहाँ से अलग जा रहे हैं ऊंचाई वाले स्थान। अब देखिए अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी, और जब उत्पादन में गिरावट आएगी, और कहा जाता है 2050 तक 18% तक गिरावट आ जाएगी उत्पादन में, और लागत में वृद्धि आ जाएगी, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे किसानों की आर्थिक इनकम जो होगी घट जाएगी, आय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इसका जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जलवायु को ठीक करने, अनुकूल करने के लिए भी उसमें जो उपाय किए जाएंगे उसमें भी खर्च आएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2005 से 2050 के बीच में लगभग 12.5% तक खर्च किया जा सकता है जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए। अभी बहुत सारे देश मिलकर संगठन बनाए और उसके तहत जो है जलवायु परिवर्तन रोकने की बात होती है, तो सभी देश उसमें फंड देंगे। ठीक है, और उस पर बड़े स्तर पे काम किया जाएगा। उपाय है पेरिस जलवायु समझौता को लागू किया जाए, कार्बन उत्सर्जन को घटाना है, जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है उसको घटाना है। 2023 से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कार्बन उत्सर्जन कटौती की समीक्षा की जाएगी। 2025 तक कटौती का अपना लक्ष्य तय किया गया है। सभी देश समपोषणीय जीवन शैली अपनाने का प्रयास करें, जिससे कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन उत्सर्जन वायुमंडल में हो। पृथ्वी के वैश्विक तापमान की वृद्धि को
औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश होगी कि तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वृद्धि हो सदी के अंत तक। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 50% की कटौती सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सारे उद्योग धंधे जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड या मीथेन गैस ज़्यादा निकलता है तो उसको बैन किया जाएगा, उस पर सब्सिडी रोक लगा दी जाएगी। या कोयला से चलने वाला जो या पेट्रोल से चलने वाले वाहन पे रोक लगा दी जाएगी आने वाले समय में। ई व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। वैश्विक बाजार अपने परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल, गैस में परिवर्तित करके किस पे चलेगा? पवन पे, सौर ऊर्जा पे, आप देख ही रहे होंगे, परमाणु ऊर्जा। तो ये सब अपना करके जीरो कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा स्रोत, मतलब जो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाए। उसके बाद विकसित देश कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हैं तो विकासशील देशों को स्वच्छ तकनीक उपलब्ध कराएंगे, जो किस प्रकार से वहाँ पे जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, विंड एनर्जी, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे समुद्र से भी एनर्जी निकाला जाता है, समुद्र के जल स्तर पे करके किया जाता है, ठीक है। समुद्री जल स्तर में भी अंदर में हाइड्रोलिक लगा करके वहाँ पे विद्युत तैयार किया जाता है। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पे विशेष ध्यान देना है, जैसे परमाणु रिएक्टर वगैरह। तो उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही रेखांकित किया है कि बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार की नीतियों ने पर्यावरण संवर्धन में योगदान दिया है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया, बीजेपी सरकार। कचरे से ऊर्जा उत्पादन की बात की गई। अमृत योजना के अंतर्गत जल शोधन के बहुत ज़्यादा आधुनिक संयंत्र लगाए गए। एकल उपयोग के प्लास्टिक पे रोकथाम की बात की गई। नमामि गंगे अभियान लाया गया गंगा की सफाई के लिए। और जल और मिट्टी को बेहतर करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी में वांछित सफलता मिल रही है। अपने देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन उपभोग बढ़ाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए भी तेजी से कोशिश की जा रही है। पिछले साल आयोजित ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि 2070 तक भारत क्या करेगा? कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा भारत में, यानी ना के बराबर भारत कार्बन उत्सर्जन करेगा 2070 तक। यानी वो तभी संभव है जब हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हो गया, परमाणु रिएक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जैसे आप ई व्हीकल वगैरह यूज करेंगे, तभी ये सब संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी बनाया है, जिसका मुख्यालय आपका गुड़गांव में है। उसमें 100 देश सदस्य भी हो गए हैं, जिसका काम क्या है कि सौर तकनीक को जो पिछड़े देश हैं, विकासशील देश हैं और खास करके जो विषुवत रेखा के आसपास देश हैं जहाँ सौर टेम्परेचर रहता है, सौर ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग किया जाए बिजली के रूप में। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने वैश्विक अभियान लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की। इस अवसर पर कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पृथ्वी कई प्रयास नामक जो आह्वान करते हुए हमें अपने धरती के अनुकूल जीवन शैली अपनानी चाहिए और इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा आह्वान भी किया है। उपभोग को कम करना, वस्तुओं को बार बार रीयूज करना, इस्तेमाल करना, उसके बाद रिसाइकल करना, पुनर्चक्रित करना, ये सब अंतर्निहित है। और भारतीय संस्कृति के केंद्र में प्रकृति है और देवीय स्थान भी दिया गया है। इन मूल्यों को फिर से अपनाने की आवश्यकता है। हमारे संस्कृति के केंद्र में क्या प्रकृति है। हम लोग पेड़ पौधा पशु पक्षी सबको पूजते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या है, हमारा जो संस्कृति है वह पृथ्वी को बचाने में सहायक होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग उसको एक तरह के देवता के रूप में पेड़ पौधा पशु पक्षी को मानते हैं, तो उसमें गंदगी नहीं फैले या जो है यह ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी जो है एक सुरक्षित ग्रह के रूप में रहे, इसके लिए जो भी गतिविधि है कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करना, प्रदूषण कम से कम फैलाना, ये सब सरकार के द्वारा भी, और जैसे नमामि गंगे योजना के माध्यम से नदियों की सफाई, तो ये सब किया जा रहा है। तो आपको व्यापक स्तर पे हमने सारे पॉइंट्स को बता दिया। अब इसमें से जैसा भी आपको आंसर राइटिंग या क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से जलवायु परिवर्तन पे आप लिख सकते हैं। क्या कारण हैं, क्या प्रभाव हैं, क्या क्या यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, इन सभी मुद्दों को हमने एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको हमने बता दिया है।
आप इसका पॉइंट्स बना करके अच्छे से एक बार जरूर इसका आंसर राइटिंग कर लें। मुझे लग रहा है कि 67th बीपीएससी में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप का डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।